न हारना जरूरी है न जीतना जरूरी है, जिंदगी खेल है, खेलना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GS आचार्य में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं UPSC एस्पिरेंट की 7 मेन प्रॉब्लम्स को लेकर के। UPSC एस्पिरेंट तैयारी करने के बाद किन मेन 7 प्रॉब्लम से जूझते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें पहली समस्या होती है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। और इसके बाद अगर हम दूसरी समस्या की बात करें तो दूसरी समस्या आती है कौन सी बुक्स हमें पढ़नी जरूरी है और कौन सी बुक्स पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद हमारी तीसरी मेन समस्या होती है सारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी जब मेंस आंसर राइटिंग की हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हमसे आंसर लिखने में प्रॉब्लम सामने आती है। आंसर लिखना हम शुरू नहीं कर पाते। शुरुआत कैसे करनी चाहिए किसी आंसर राइटिंग की, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगली समस्या होगी निबंध लेखन की। आंसर राइटिंग लिखने के लिए हमें शब्द सीमा कम लगती है, तो जैसे ही निबंध की बात आती है तो हमारे पास शब्दों की संख्या कम पड़ने लगती है। तो हम इन सभी समस्याओं को कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज इन सब पर चर्चा होगी। और इसके बाद हमारी अगली समस्या है कि पीटी और मेंस में कैसे अंतर करें। पीटी और मेंस में हम कैसे प्री ओरिएंटेड हो जाएं और कैसे मेन ओरिएंटेड होकर पढ़ें। और इससे अगली और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की जो समस्या है वो है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनकी ये समस्या होती है कि वो करंट अफेयर के लिए कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करें और कौन से न्यूज़पेपर को पढ़ने से उनकी UPSC की तैयारी में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को तो सभी बता देते हैं, लेकिन इनके समाधान पर हम आज आपसे बात करेंगे। तो पहली समस्या है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो सबसे पहले हमको इस समस्या के समाधान के लिए अपने UPSC की साइट पर जाकर के अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद उस सिलेबस को हनुमान चालीसा की तरह डेली 5 से 10 मिनट सुबह उठने के बाद पढ़ना है और शाम को सारी पढ़ाई करने के बाद सोने से पहले एक बार सिलेबस को पढ़ना है। जिस दिन हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है और लेकिन हमको ये याद नहीं होता कि हमारे कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक आना है, ये बहुत से एस्पिरेंट की समस्या होती है। तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए हमें ये नियम बनाना होगा कि हम कौन सा अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसे मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि अपने सिलेबस को डेली 5 से 10 मिनट, जैसे नहा धो करके हम पूजा करते हैं उसी तरह से हमें डेली बेसिस पर अपनी तैयारी करनी चाहिए और सिलेबस को डेली 5 से 10 मिनट पढ़ना जरूरी है। उससे हमें ये पता चलेगा कि करंट अफेयर की कौन सी न्यूज़ हमारे किस पेपर से कनेक्टेड है, किस पेपर से रिलेट है। और ये जब हमको आ जाएगा तो हमारी जो तैयारी है, जो हमने स्टैटिक पोर्शन अभी तक तैयार किया है, उसको भी समझने में हमें आसानी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमारा दूसरा बड़ा सवाल ये है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। दूसरी बुक पढ़ने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि हम बुक कोई सी भी पढ़ें, NCERT पढ़ें या NCERT के साथ हम अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें। जो भी आपको किसी ने सजेशन दिया है आपको कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, DD बसु पढ़नी है तो DD बसु पढ़िए, कश्यप वाली बताई है तो कश्यप वाली पढ़िए, स्पेक्ट्रम बताई है तो स्पेक्ट्रम पढ़िए। लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भी बुक पढ़नी है केवल एक बुक पढ़नी है और उसी को बार बार पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें सारी बुक नहीं पढ़नी है, क्योंकि कोई भी राइटर या कोई भी लेखक क्या संविधान के किसी अनुच्छेद को कम या बढ़ती कर सकता है?
क्या 395 अनुच्छेद को 396 या 394 कर सकता है? लक्ष्मीकांत हो या एनसीईआरटी हो या भारत का मूल संविधान हो, जितने भी आर्टिकल हैं उतने ही आर्टिकल रहेंगे। आपको केवल ध्यान देना है स्टैटिक के साथ करंट अफेयर को कैसे रिलेट कर सकते हैं। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं तो आपका ये सवाल वहीं पे इसका उत्तर मिल जाता है कि करंट अफेयर के साथ हमें कैसे स्टैटिक पोर्शन को रिलेट करके पूछना है, पढ़ना है। क्योंकि यूपीएससी के बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जब एनालिसिस करेंगे तो आपको करंट अफेयर की मैगजीन के साथ साथ ये भी दिखाई देगा कि कैसे स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट किया जाता है। तीसरा और मेन सवाल है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग के लिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसकी सरल भाषा देखते हैं, आप सोचने लगते हैं आंसर राइटिंग का नाम आते ही कि कौन से ऐसे शब्द लिख दिए जाएं जिसमें हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं। लेकिन ऐसा कोई आंसर नहीं है। यूपीएससी की खासियत ये है कि जो 50% मार्क्स लाता है वो टॉपर बन जाता है। टॉप 10, टॉप 5 में 50% मार्क्स लाने वाले बच्चे मिलते हैं। तो आप इस बात को ध्यान न रखें कि हमें बहुत विशेष लिखना है। विशेष लिखने के चक्कर में बहुत से लोग शुरुआत नहीं कर पाते। दूसरा, उनकी प्रॉब्लम होती है कि कैसे हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम राइटिंग स्किल शुरू करेंगे। ये भी गलत रणनीति है। हमें डे 1 से अपनी आंसर राइटिंग पे जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमको लिख के देखना चाहिए। इसके बाद बात करें कि पीटी और मेंस की तैयारी में क्या अंतर है, तो पीटी और मेंस की तैयारी में कोई अंतर नहीं है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो इतनी गहनता के साथ पढ़ें कि आपका पीटी और मेंस दोनों एक ही बार में कवर हो जाए। हालांकि लास्ट के 3 से 4 मंथ जब बचते हैं आपके पीटी से पहले, तो उसमें आप अपना रिपीटिशन बढ़ा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और अपनी तैयारी को प्री ओरिएंटेड उसी को बोलते हैं। आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज को लगाने से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। करंट अफेयर की तैयारी के लिए कहां से हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो इसमें भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो न्यूज़पेपर है कौन सा पढ़े से ज़्यादा जरूरी ये है कि हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम के लिए बात करूं तो हिंदी मीडियम के राष्ट्रीय जागरण, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसे आप पढ़ सकते हैं। उसके आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, उसकी सारी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, उसके आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, उसका आर्थिक वाला पेज पढ़ना है, उसका वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण आते हैं वो आपको पढ़ने हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपको वहां से कवर करने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर करने के लिए सबसे जरूरी जो बताया गया है वो हमारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर में कौन सी भू राजनीतिक स्थितियां कैसी चल रही हैं वो सारी आपकी करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पूछी जाती हैं बार बार। तो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक और हमारे लेखन की सुधारने के लिए जो हमारे पास शब्दकोश होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी लेखन क्षमता कमजोर हो जाती है, कि लेखन क्षमता हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए आपका जो ये डेली का न्यूज़पेपर पढ़ने का जो हैबिट बनेगी, इससे आपकी लेखन क्षमता भी समृद्ध होगी, आपके पास शब्दकोश में पर्याप्त संख्या होगी और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर ढंग से आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह की हमको अपनी उसमें रुचि पैदा करनी है कि पढ़ाई हमको बोरियत महसूस ना हो, आपको हंसी खुशी पढ़ना है। और आखिरी आपका सवाल है कि निबंध लेखन कैसे करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निबंध क्या है। निबंध है जो बंधनों से मुक्त हो, यानी व्यक्ति के किसी भी टॉपिक पर या विषय पर उसके अपने जो विचार हैं उनको देखने के लिए हमसे निबंध लिखवाया जाता है कि मनुष्य जो हमारा एस्पिरेंट है वो किस तरह का विचार रखता है। मेन पॉइंट इज दैट लिखना कैसे है। लिखना ऐसे है कि आपने जब पढ़ाई शुरू की, कम से कम आप ग्रेजुएशन के बाद इस परीक्षा में अपीयर होते हैं, उससे पहले कई बार आपको निबंध लिखवाए जाते हैं। जैसे आपको काऊ पर ऐसे लिखवाया गया होगा, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखवाया गया होगा, आपके फेवरेट स्कूल पर ऐसे लिखवाया गया होगा। तो आपको
उस चीज को ध्यान में रखते हुए शुरुआत कर देनी है। निबंध लिखने के लिए आप 3 तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। कोई दार्शनिक निबंध होता है, कोई अंतरराष्ट्रीय संबंध से निबंध हो सकता है। निबंध का कोई विशेष अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जो भी सारा सिलेबस हम कवर करते हैं उस सिलेबस को 8 पॉइंट में बांट दिया जाता है और 8 में से 4 एक पॉइंट में और 4 दूसरे खंड में जब बांट दिए जाते हैं तो इसमें से एक निबंध लिखना होता है, इसमें से एक निबंध लिखना होता है। तो आपकी जिस विषय पे सबसे ज्यादा पकड़ होती है सबसे पहले आपको उसे चुनना होता है और उसके बाद उस पर आपको एक कहानी के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं या फिर उसके बाद आप किसी डाटा से किसी निबंध की शुरुआत कर सकते हैं या किसी कोटेशन से आप उस निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। तो विशेष ये है कि बताने वाले तो सब हैं लेकिन आप उसे कर कितना रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितना कर रहे हैं अपने में, अपने विचारों को, अपने समझे हुए बातों को आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। फिर आपके निबंध के लिए शब्द कम नहीं पड़ेंगे बल्कि आपको निबंध के लिए शब्द कम लगने लगेंगे जब आप एक विचारशील व्यक्ति बन जाएंगे। मान लीजिए जैसे कि अभी करंट अफेयर में पीएम श्री योजना आई है, उसमें बताया गया है कि शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका भी अब आधुनिक नहीं रहा है, उसको आधुनिकीकरण की जरूरत है। 14,500 विद्यालयों को और उनके शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा इस पीएम श्री योजना के माध्यम से। तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों को भी आधुनिकीकरण को अपनाना होगा, अपने नोट्स डिजिटल बनाने होंगे, अपनी बार-बार जो रिवीजन है उसको करना होगा। इस तरह से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको 3 मेजर पॉइंट बताता हूं कि कंटिन्यूटी, लिखिए और लिखिए, कंटिन्यूअस लिखते रहिए। एक ना एक दिन आपका लेखन इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा। दूसरा चीज है प्रैक्टिस और तीसरा चीज है कि मेजरिंग। जो आप लिख रहे हैं उसका मेजरमेंट भी जरूरी है। तो किसी शिक्षक के माध्यम से, किसी सीनियर के माध्यम से आप उसको चेक भी करवाते रहिए और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या चल रहा है। और फिर मैं आपको एक बार पुनः ये बताना चाहूंगा कि हमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना है डेली अपने सिलेबस पर, हमें पूरा ध्यान देना है। सिलेबस को हनुमान चालीसा की तरह रोज पढ़ना है। जिस दिन हमारी याद सिलेबस हो जाएगा हमारे सामने शीशे की तरह साफ बिल्कुल सारी चीजें दिखाई देने लगेंगी। जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई न्यूज़ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खबर मेरे जीएस 3rd पेपर से चल रही है, ये खबर मेरे जीएस 2 पेपर से चल रही है और ये खबर मेरे जीएस 4 पेपर में काम आने वाली है। नैतिक समस्याएं डेली अखबारों में आती हैं, संविधान से संबंधित करंट अफेयर डेली आपके अखबार में आती है, आर्थिकी से संबंधित खबरें आपके अखबार में आती हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो। तो अभी जब आपको ये याद नहीं है कि हमारे किस टॉपिक को किस पेपर में रखा गया है तो आपकी तैयारी की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करने से पहले या जो भी आपकी तैयारी अब तक हो गई है अपने टाइम टेबल में केवल 10 मिनट अपने सिलेबस को दें और उसके बाद जो आपके अंदर परिवर्तन आएंगे वो देखने के काबिल होंगे। आप भी हैरत होंगे कि 1 महीने के अंदर जो अभी तक मैंने इतना पढ़ा था वो नहीं समझ पा रहा था लेकिन अब सारी चीजें समझ में आने लगी हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आगे आंसर राइटिंग प्रोग्राम, हिंदी लिटरेचर की आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी समस्याओं पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा और मेरा मेन फोकस होगा आंसर राइटिंग। हम आंसर राइटिंग में सहज कैसे हो सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है हमारे सिलेबस में जो हमारे पेपर 1 में भी काम आएंगे, पेपर 2 में भी काम आएंगे, पेपर 3 में भी काम आएंगे, पेपर 4 में भी काम आएंगे और यहाँ तक कि निबंध में भी उनका उतना ही महत्व होगा। जैसे हम एक टॉपिक 2-3 टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर 1 में सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है जीएस पेपर फर्स्ट, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति एक ऐसा टॉपिक है उस पर हम अपने कुछ ऐसे 5 से 7 पॉइंट बना सकते हैं जो हमारे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 इन सभी में काम आएंगे।
और उसके बाद गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, वैश्वीकरण जैसे ऐसे अनेक टॉपिक हैं जिन पर हम अपने एक बार नोट्स बना लें तो उसके बाद हमें उत्तर लेखन में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम इसी तरह की और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो सकें। धन्यवाद।